पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है इसके बारे में पूरी डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज देखते हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम जो दिया हुआ सिस्टम, तो सिस्टम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन, अंगों का समूह, अंगों का समूह। तो जो अंगों का समूह होता है उसे मिलाकर क्या बनता है? आपका सिस्टम बनता है। आगे लगा हुआ है डाइजेस्टिव, पाचन। पाचन तंत्र में आने वाले जितने अंग होते हैं उनके सारे समूहों को मिलाकर जो हमारा तंत्र तैयार होता है उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन। अब आप पूछेंगे पाचन, पाचन क्या होता है? तो इसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो भी हम कार्य करते हैं तो हमारे शरीर के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तो देखिएगा, पहले इससे समझने के लिए थोड़ा सा और पीछे आ जाइए। शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। और कई कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं? आपके टिश्यू, ऊतक बनाते हैं। और कई ऊतक मिलकर आपका अंग बनाते हैं। और कई अंग मिलकर आपका क्या बनाते हैं? सिस्टम, तंत्र बनाते हैं। और कई सिस्टम मिलकर आपका एक शरीर का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। तो जो हम लोग कार्य करते हैं तो कार्य करने से हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए। जब हमारे शरीर कार्य करती है तो उसमें हमारे सभी अंग कार्य करते हैं, तो सभी अंगों को भी एनर्जी चाहिए। और सभी अंग जब काम करेंगे यहाँ पे तो उसमें उस अंग के बीच में भी कई अंग क्या होते हैं? छोटे छोटे टिश्यू से बने हुए हैं, ऊतक से बने हुए हैं, तो इनको भी एनर्जी चाहिए। और कई एक टिश्यू कई कोशिका, कई सेल से बनी होती है। तो यहाँ फाइनली हमें किसको? कोशिका भी कार्य कर रही है, तो कोशिका को भी क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो ये ऊर्जा कहाँ से आएगी? अब छोटी सी कोशिका, इसे एक बार हम लोग ऐसे रगड़ देते हैं तो लगभग कितनी कोशिकाएं, कई सौ कोशिकाएं मर जाती हैं। एक बार इस तरीके से कई सौ कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। तो इतनी छोटी कोशिका को किस तरीके से हम लोग एनर्जी दें? तो एनर्जी लेने के लिए क्या होता है? हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। और मेनली तीन चीज, भोजन जब ग्रहण करते हैं तो मेनली तीन चीजों के रूप में हमारा जो तीन चीजों के रूप में भोजन का फॉर्मेट होता है। पहला होता है आपका कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जिसे शर्करा कहते हैं। इसमें जितने भी चीनी शुगर की तरह आते हैं शर्करा में आते हैं। उसके बाद प्रोटीन और उसके बाद फैट वसा के रूप में, मेनली तीन चीजों के रूप में हम एनर्जी के रूप में लेते हैं। अब आप पूछेंगे सर तीन चीजों के रूप में एनर्जी लेते हैं? तो नहीं, अब ये तीनों जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हैं, ये ऊर्जा का निर्माण नहीं करते हैं। तो आप कहेंगे सर अभी क्या बोले? अभी आप बोले कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं, फिर कह रहे नहीं करते हैं। तो ये नहीं करते हैं ऊर्जा का निर्माण। क्या होता है कि ये आगे जाके टूट जाते हैं ग्लूकोज में। और ग्लूकोज में कौन तोड़ता है? तो ग्लूकोज में तोड़ता है आपका लीवर में जाते हैं। लीवर इसे क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, फिर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन पेप्टाइड में टूटता है, और पेप्टाइड या पेप्टोन में टूटता है, और ये फिर एमिनो अम्ल में टूटता है। और फैट जो होता है, वसा जो होता है, फैटिक एसिड में टूटता है, और फैटिक एसिड ग्लिसरॉल में टूटता है। तो मेनली हमें तीनों जो होते हैं ये ऊर्जा देते हैं। इतना जो टूटा तो इसी को कहते हैं ब्रेकडाउन। जो आपकी होते हैं ब्रेकडाउन, यानी जटिल संरचना वाले भोज्य पदार्थों को, फाइनली जो हम लोग पढ़ते हैं, जटिल संरचना वाले भोज्य पदार्थों को साधारण संरचना में तोड़ना ही आपका पाचन कहलाता है। जैसे में हमको क्या करना है? कार्बोहाइड्रेट को क्या कर दिए? सोचिए कि जल में अघुलनशील था, ये हमारी कोशिका तक तो ऊर्जा ले नहीं जा सकता था, तो इसे हम क्या कर दें? ग्लूकोज में तोड़ दिए। और ग्लूकोज क्या कर देगा? हमारे हर एक टिश्यू सेल सभी को क्या कर देगा? एनर्जी दे देगा। यही फॉर्मेशन होता है। तो किस तरीके से पाचन होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पाचन के लिए
जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें दो चीजें कार्य करता है। एक होता है आपका आहार नल और दूसरा होता है आपका पाचक ग्रंथियां। आहार नल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल। हमने भोजन जहां से ग्रहण किया और जब तक हमारे शरीर में भोजन रहा, जब तक हमारे शरीर से डस्ट चीजें न निकल गई, वहां तक की पूरी जो लंबाई लेंथ है उसे क्या कहते हैं हम लोग? एलिमेंट्री कैनाल। शॉर्ट फॉर्म में देखना चाहें तो कहेंगे आहार नाल वह रास्ता होता है जिसपे पाचन की क्रिया संपन्न होती है। अब आप कहेंगे सर पाचक ग्रंथि क्या होती है? तो इसे भी देखते हैं। पाचक ग्रंथि क्या करती है? ये केवल भोजन पचाने में सहायता करती है। इससे क्या होते हैं? रस निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं। ये आपके भोजन में मिलके क्या कर देते हैं? आपके भोजन में मिलके और जो आप भोजन किए हैं उसे और पतला कर देते हैं। जैसे आप भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन खाते ही मुख में, और मुख के अंदर क्या आ जाता है? लार मिल जाता है। स्लाइवरी ग्लैंड से लार, ग्रंथि से लार मिल जाता है और वहां से क्या होता है? आपका भोजन और पतला होकर अंदर जाता है। इस तरीके से क्या होता है? हमारा पाचन होता है। तो अब देखेंगे पाचन के लिए मुख्य केवल 5 प्रक्रियाएं होती है। मुख्य चिप से केवल 5 चीजों पे ध्यान देना चाहिए। पहला क्या होता है? 5 चीजें। पहला जो होता है आपका अंतःग्रहण। अंतःग्रहण। दूसरा होता है आपका पाचन। तीसरा होता है आपका, पहले क्या करेंगे हम लोग? अंतःग्रहण। अब कहेंगे सर अंतःग्रहण क्या होता है? तो जब भोजन हम लोग अंदर ग्रहण करते हैं तो उसी को कहा जाता है अंतःग्रहण। अब अंतःग्रहण करने के बाद मुख से ही क्या होता है? आपका पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या होगा? पाचन। पाचन के बाद तीसरा आता है आपका अवशोषण। अवशोषण। अवशोषण जब हो जाएगा तो उसके बाद इसका क्या होगा? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण के बाद फाइनली आपका जो होगा निष्कासन होगा। जैसे देखिएगा, पहले क्या करेंगे हम लोग? भोजन अंदर ग्रहण करेंगे। अब भोजन अंदर ग्रहण होते ही मुख से क्या हो जाएगा? आपका पाचन स्टार्ट हो जाएगा। और पाचन होते होते क्या होगा? वहां से जो हमको एनर्जी चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा चाहिए, उसमें क्या होगा? हमारा उसका अवशोषण हो जाएगा। अवशोषण करने के बाद उसका क्या किया जाएगा? उसका जो एनर्जी बचेगा हर एक आर्गन तक पहुंचाने के लिए, हर एक टिश्यू, हर एक सेल तक पहुंचाना भी तो होगा। तो उसे पहुंचाने के लिए क्या कहा जाता है? स्वांगीकरण कहा जाता है। अब पूरा एनर्जी पहुंच गया तो उसके बाद जो बचा आपका वो बेकार की चीजें जैसे डस्ट वगैरह, जो आपका मल वगैरह होता है, तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इन पूरी प्रक्रिया को मिला के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का निर्माण होता है। इसमें बहुत सारे अंग आपके कार्य करते हैं। जैसे यहाँ से जब आप आहार नाल से भोजन स्टार्ट करते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? मुख आएगा आपका। सबसे पहले आपका मुख आएगा। मुख या मुख गुहिका इसे कहते हैं, बक्कल कैविटी। क्योंकि मुख जब आप देखेंगे तो अंदर पूरा जगह हुआ है, भरा हुआ है, मतलब अंदर क्या है? आपका पूरा जगह है, तो उसे क्या कहते हैं? मुख गुहिका कहते हैं। उसके बाद आपका फूड पाइप है। फूड पाइप के माध्यम से जाएगा। फिर आपका नीचे जाएंगे तो क्या होगा? आपका अमाशय। देखिए यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा तो यहाँ देखिएगा एक बार। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ? हम भोजन ग्रहण किए। भोजन ग्रहण करते ही क्या हुआ? यहाँ पे मुख में भोजन गया। मुख में भोजन गया तो यहाँ पे क्या है? दांत है, जीवा है। दांत क्या करेगा? सबसे पहले उसे और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। फिर उसके बाद जीवा से क्या करेंगे आप? लार को, यहाँ देखिए स्लाइवरी ग्लैंड होती है, लारी ग्रंथि होती है। यहाँ 3 जोड़ी लारी ग्रंथि पाई जाती है। तो यहाँ पे लारी ग्रंथि होती है। यहाँ से लार मिलके आपकी भोजन को क्या कर देता है? एकदम महीन कर देता है। फिर उसके बाद यहाँ से भोजन क्या करेगा? आपके देखिए ये ग्रास नली, जिसे फूड पाइप कहते हैं, फूड पाइप के माध्यम से होते हुए ये कहाँ चला जाएगा? आपके अमाशय में चला जाएगा। आपके अमाशय में चला जाएगा, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? पेट या अमाशय या उदर कहते हैं। ठीक, यहाँ पे भोजन आपका लगभग 4 घंटे तक रहता है। उसके बाद यहाँ से आपका क्या होगा? अमाशय से आपका जठर ग्रंथि निकलती है। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। ये क्या करेगा? अमाशय में मिलकर भोजन को अम्लीय बनाएगा। भोजन को अम्लीय बनाएगा
तो भोजन 4 घंटे तक लगभग इसमें पचा। इसके बाद यहाँ से क्या होगा, ये भोजन नीचे जाएगा छोटी आंत में। तो यहाँ से देखिएगा आपका क्या है, यहाँ पे यकृत है, लीवर, और लीवर में यहाँ पे देखिएगा पाया जाता है पित्ताशय। लीवर के अंदर पाया जाता है पित्ताशय, पित्ताशय गॉल ब्लैडर जिसे कहते हैं इंग्लिश में। पित्ताशय से क्या होगा, पित्त रस निकलेगा और ये अम्लीय भोजन को छोटी आंत में जाते जाते अम्लीय भोजन को क्षारीय में कन्वर्ट कर देगा। फिर छोटी आंत में आपका पाचन होगा। पाचन होते होते लगभग सबसे ज्यादा जो आपका पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत में आपका पाचन होगा। पाचन होने के बाद देखिएगा यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये इस वाल्व को इलियोसिकल वाल्व कहा जाता है। ये ऐसा लगा होता है, इस तरीके से कपाट की तरफ होता है कि यहाँ से जो डस्ट चीजें होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उधर से आ नहीं सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे कहा जाता है, इसे इलियोसिकल वाल्व बोला जाता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसे उंडुक या कोलोन बोला जाता है। यहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, जो आपकी जो बेकार की खाने, जो बेकार के भोजन गए हैं यहाँ से पाचन होने के बाद, इसको क्या कर देते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जिसमें जो पाए जाते हैं उसे मल में कन्वर्ट कर देते हैं, मल में उसे तोड़ देते हैं। उसके बाद ये बड़ी आंत से होते हुए हमारा जो भोजन था मल में बड़ी आंत से होते हुए आपका गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। और जो यहाँ पे बड़ी आंत में हमारा जो भोजन का जो अवशोषण था, अवशोषण हो जाएगा। इस तरीके से हमें एनर्जी मिल जाती है और जो बेकार की चीजें, डस्ट चीजें होती हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक एक चीज के बारे में। जैसे हम लोग मुख जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग मुख में दांत, दांत का क्या कार्य होता है, जिह्वा का क्या कार्य होता है। फिर फूड पाइप, फूड पाइप केवल भोजन को ले जाने का मार्ग होता है, इसमें पाचन नहीं होती है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आमाशय को, उसके बाद देखेंगे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को, फिर देखेंगे हम लोग बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, और लास्ट में हम लोग देखेंगे एनस, गुदा को। अब कभी कभी क्वेश्चन जब आपसे पूछेगा तो पूछ देगा कि जो आहार नल बताए हैं, ये आहार नल की लंबाई कितनी होती है। तो इसकी लंबाई 9 मीटर या इसी को 32 फुट कहते हैं। लगभग 32 फुट की एक नली होती है। ये देख रहे हैं यहाँ से जो गया है पूरा घूमते घूमते ये पूरा कितना लंबा होगा, 32 फुट का लंबा होगा। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं पाचक ग्रंथि में हमें क्या क्या पढ़ना है। मुख में ही हम लोग पढ़ लेंगे लारी ग्रंथि, स्लाइवा के बारे में। उसके बाद आमाशय में जठर ग्रंथि के बारे में पढ़ लेंगे, जिससे जठर रस निकलता है। फिर यहाँ से यकृत के बारे में पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद अग्नाशय के बारे में पढ़ लेंगे। अब क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट किस तरीके से पूछता है कि शर्करा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने कौन बदलता है, तो कौन बदलता है, लीवर बदलता है। आपका यकृत, शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है उसे लीवर कहा जाता है। फिर आपसे पूछेगा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट कर देता है, तो वो भी लीवर ही करता है। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा प्रोटीन या पेप्टोन को एमिनो अम्ल में कौन कन्वर्ट कर देता है, तो इसमें एक एंजाइम होता है पेप्सिन एंजाइम, वो इसे पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरीके से फैट, वसा को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर में भोजन क्यों जरूरी है, एनर्जी किस तरीके से कन्वर्ट होती है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब देखिएगा जो हम लोग ये पढ़े हैं तो ये क्या था, जल में अघुलनशील थे। ये तो एनर्जी में डायरेक्ट टूटे नहीं है, जल में अघुलनशील थे, ये जटिल संरचना वाले भोज्य पदार्थ थे जो हमारे टिश्यू, जो हमारे कोशिका को एनर्जी नहीं दे सकते थे। तो ये जो जटिल संरचना वाले भोज्य पदार्थ थे, जिसे हम लोग शर्करा हो गया, प्रोटीन, फैट हो गया, जिसे हम लोग जल में घुलनशील कहते हैं। तो यहाँ पे बता देते हैं आपको, तो ये जो थे आपके, इसे लिख लीजिएगा अच्छे से। तो ये जो पदार्थ है, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आप कोई भी एग्जाम देने जाइएगा उसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से 100% एक क्वेश्चन श्योर देता है। जब भी बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन पूछेगा, ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन पूछेगा तो एक क्वेश्चन श्योर देता है यहाँ से, तो इसे ध्यान दीजिएगा आप। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है, ये जल में घुलनशील है। जो जल में घुलनशील है, जटिल पदार्थ होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कैटाबोलिज्म या उपापचय, अपचय।
अपचय, इसे कैटाबोलिज्म को जो हम लोग साधारण संरचना में तोड़ते हैं उसे कहते हैं एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म साधारण संरचना में तोड़ना, ब्रेक डाउन करना एनाबोलिज्म कहलाता है, जिसे कहते हैं उपचय। तो देखते हैं हम लोग दांत के बारे में। तीत का दांत का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। अब कहेंगे ओडोंटोलॉजी क्यों बोला जाता है, तो ये ओडोंटोब्लास्ट कोशिका से बना हुआ है, इसीलिए इसको ओडोंटोलॉजी बोला जाता है। लॉजी का मतलब किसी का अध्ययन करना हो जाता है, तो ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोब्लास्ट कोशिका से बने होने के कारण से ओडोंटोलॉजी कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग दांत, ये पूरा आपका क्या है, ये दांत का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो आपका होता है ऊपर, यहाँ पे जो ऊपर वाला भाग होता है 1/3 हिस्सा ऊपर निकला होता है, बाकी 2/3 हिस्सा नीचे धंसा होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर का आपका दांत है, तो आपका 1 सेंटीमीटर दांत उसका ऊपर रहेगा, बाकी 2 सेंटीमीटर दांत आपका अंदर मसूड़े में धंसा होगा। सबसे ऊपर वाला दांत का जो लेयर होता है उसे इनेमिल बोला जाता है। उसके बाद सेकेंड लेयर होता है उसे डेंटाइन बोला जाता है, और थर्ड लेयर होता है इसे पल्प बोला जाता है। 3 लेयर होता है। ये दांत का सबसे कठोर भाग माना जाता है, पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग। क्वेश्चन पूछ चुका है कि पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो एक बार दिया था क्वेश्चन आपका इनेमिल, डेंटाइन, इस तरीके से करके और भी दिया था, तो आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इनेमिल। पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग आपका इनेमिल होता है। जो आपके दांत के ऊपर सफेद सफेद जो परत लगा हुआ है ऊपर वाला, उसी को इनेमिल बोला जाता है। उसका एक परत अगर छोड़ दिया तो उसके जो नीचे का हल्का सा जो पीले कलर का आता है, ये हल्का पीला कलर का होता है, इसे डेंटाइन बोला जाता है। और यही डेंटाइन ओडोंटोब्लास्ट कोशिका से बना हुआ है, तो इसी के आधार पर इसका नाम ओडोंटोलॉजी पड़ा हुआ है। उसके बाद तीसरा जो लेयर होता है पल्प कहलाता है, जिसे जड़ भी कहते हैं। ये क्या करता है, इसमें छोटी छोटी नसें निकली होती है, छोटी छोटी नसें होती है, इसमें छोटी छोटी नसें होती हैं जो खून एवं लसिका का सप्लाई करता है। तो आपसे पूछेगा खून एवं लसिका का सप्लाई कौन करता है, पल्प, डेंटाइन, इनेमिल, तो कौन करता है, पल्प करता है। जब भी किसी के दांत में सबसे पहले कोई प्रॉब्लम्स आती है, सबसे पहले ये वाला लेयर टूटता है। यदि टूटता नहीं है, लेकिन जब टूटता है तो सबसे पहले ये लेयर टूटता है। ये लेयर टूटने के बाद क्या होता है, हल्का हल्का पीला पीला कलर दिखाई देने लगता है। उसके बाद जब ये लेयर टूटता है तो इस लेयर में आते आते इसके अंदर ब्लैक ब्लैक धब्बा बन जाता है, और जब ये लेयर टूट जाता है तो बहुत तेजी से दांत आपका डैमेज होता है, बहुत तेजी से आपका दांत डैमेज होगा। तो ये लेयर टूटेगा, फिर उसके बाद जब डेंटाइन में आ जाता है तो आपको बहुत ज्यादा दर्द करने लगता है दांत, तो इसे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अब देखते हैं टाइप ऑफ टीथ। दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। पहला होता है आपका कृंतक, जिसे इंसीजर भी कहते हैं। दूसरा होता है रदनक, जिसे कैनाइन कहते हैं। तीसरा होता है आपका चौवर्णक, जिसे प्रीमोलर कहते हैं। और चौथा होता है आपका चौवर्णक, जिसे मोलर कहते हैं। कृंतक का मतलब होता है काटने का,
रदनक का अर्थ रदनक का मतलब होता है फाड़ने का। प्रीमोलर्स का मतलब होता है चबाने का। और चवर्णक जो होता है ये क्या करता है, मिक्सिंग का कार्य, मिक्सिंग करता है, चबाने का भी कार्य करता है और प्लस इसमें स्लाइवा, लार को क्या करता है, मिक्स करता है। इसे खाते हैं कुछ भी तो इधर लाते हैं ना, इधर पहले तोड़ते हैं, फिर उसे यहाँ काटते भी हैं, उसके बाद यहाँ लाकर चबाते हैं, फिर उसमें स्लाइवा मिलाता है। तो ये 4 चीजें होता है। अब काटने के लिए देखे होंगे पहले क्या होता था, काटने के लिए सब किसी चीज को पहले करते हैं तो इसे काटते हैं। देखे होंगे दांत जो होता है आपका मतलब फेस का स्ट्रक्चर भी अच्छा बनाता है। देखे होंगे ऐसे बहुत से लोग पड़े हुए हैं जिनका पहले ही आगे वाला दांत ही जो काटने वाला फेंक देता है इसे लंबा बाहर की तरफ। इससे पहले क्या होता था कि जब हम लोग मनुष्य से पहले क्या थे, आदिमानव में आते थे हम लोग इस तरीके से, तो इसमें क्या होता था कि पहले लोगों का दांत सबसे पहले लंबा लंबा बाहर फेंका की तरफ फेंका रहता था, इस तरीके से मुंह नुकीला होता था। इससे क्या होता था कि आपका जो काटने वाला दांत है वो बहुत लंबा लंबा होता था। इस तरीके से कुछ भी काटने के लिए, मांस खाने के लिए ज्यादा बेटर होता था। उसके बाद आपका आता है रदनक वाला, इसे कहते हैं कुत्ते वाला दांत। और इसे देखेंगे तो आप देखेंगे चुड़ैले जो होती हैं, जो बड़े बड़े होती हैं चुड़ैले, ऐसे करेंगे दांत निकल के इतना बड़ा बड़ा जाता है। और किससे क्या किया जाता है, इससे फाड़ने के कार्य किया जाता है। तो ये रदनक का कार्य क्या होता है, फाड़ने का। और चवर्णक चबाने के लिए होता है और चवर्णक मिक्सिंग का कार्य करता है। ठीक, अब देखते हैं हमारा जो दांत है टोटल वो 2 बार आता है। पहला होता है आपका दांत दूध का दांत होता है जिसकी संख्या 20 होती है। उसके इसे अस्थायी दांत भी कहते हैं। 8 से 10 साल में ये दांत टूट जाते हैं, फिर से दोबारा दांत आते हैं। उसके बाद आपका जो अस्थायी दांत होता है वो टोटल 32 दांत होता है। उसके बाद जो दांत जमता है वो कभी नहीं टूटता है। और आपसे पूछेगा एक बार कौन सा दांत जमता है, तो 32 में से 20 दांत निकाल देंगे तो कितना, 12 दांत। 12 दांत कभी भी नहीं आपका एक बार ही केवल जमा होता है, कभी नहीं टूटता है। ये तो 20 दांत आपका टूट जाएगा, दोबारा जमेगा, लेकिन 12 दांत आपका सिंगल रह जाते हैं, स्टार्टिंग से लास्ट तक रह जाते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है तो इसे ध्यान दीजिएगा। अब आपसे पूछता है डेंटल फार्मूला क्या होता है, दंत सूत्र का होता है। तो इसका डेंटल फार्मूला देखेंगे ICPM, ICPM। इसे D डेंटल फार्मूला, इसे देखेंगे इंसीजर, कैनन, प्रीमोलर, मोलर। तो हमारा जो डेंटल फार्मूला होता है मनुष्य का 2 1 2 3 होता है। जो आपका देखिएगा इसे 4 हिस्से में अगर हम लोग डिवाइड कर लें, इस तरीके से आपका मुंह है, इसे 4 हिस्से में डिवाइड कर लिया जाए तो इस हिस्से में कितने दांत होते हैं, 8। 2 1 2 3, इसमें भी 8 होते हैं, इसमें भी 8 होते हैं, इसके में भी 8 होते हैं। तो 8 × 4 बताओ कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब यहाँ से आपसे पूछेगा कुल हमारे टोटल जो होते हैं कृंतक दांत इंसीजर कितने होते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 2 × 4 कितने हो जाएंगे, 8। वैसे ही रदनक कितना हो जाएगा, 2 × 1 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4। वैसे ही आपका अग्र चवर्णक 4 × 2 कितना, 8। वैसे ही आपका चवर्णक कितना हो जाएगा, 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरीके से निकालेंगे। अब देखेंगे कैसे हम लोग का दांत होता है। तो इस तरीके से जब फाड़ते हैं हम लोग तो सबसे पहले 2 दांत आगे वाला होता है काटने वाला, उसके बाद ये चुड़ैलों वाला या कुत्तों वाला दांत जो मांस वगैरह खाने के लिए ज्यादा फेमस होता है। उसके बाद 2 दांत आपका चबाने पीसने वाला होता है, इस तरीके से 2 दांत पीसने वाला, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, अग्र चवर्णक, प्रीमोलर। उसके बाद 3 जो दांत होता है आपका, 3 दांत होता है उसे मोलर कहते हैं, वो आपका मिक्सिंग का कार्य करता है। यहाँ देखिएगा, यहाँ से अगर हम लोग इसे काट दें, सबसे पहले 2 दांत ये वाला और 2 दांत ये वाला। यहाँ देखिएगा 3 दांत जो है आपका ये हो गया मोलर, 2 दांत आपका प्रीमोलर, और इसके बाद 1 दांत आपका इंसीजर, वो हो गया आपका काटने फाड़ने वाला जिसे रदनक कहते हैं, और 2 दांत आपका हो गया कौन सा, यहाँ पे इंसीजर वाला, काटने वाला। वैसे ही क्या ये 8 दांत हो गया, इधर भी 8 दांत होता है, ऊपर भी 8 दांत, नीचे भी 8 दांत। तो आशा करते हैं कि आपको दांत
पूरा समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इससे जो जो क्वेश्चन बनता है सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं टर्म के बारे में। देखते हैं जीवा। जीवा जो हमारा होता है इस तरीके से करके, इस तरीके से जीवा होती है। जीवा के जो छोटे छोटे छिद्र बने हैं, जैसे ऐसे छोटे छोटे जो बिंदुएं हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसे स्वाद कलिकाएं कहा जाता है। स्वाद कलिकाएं। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। पुरुषों में कम होता है, महिलाओं में ज्यादा होता है, इसीलिए पुरुषों को कम स्वाद आता है, महिलाओं को ज्यादा आता है। किसी चीज का टेस्टिंग करने के लिए देखे होंगे तो महिला ज्यादा टेस्ट ज्यादा अच्छी तरीके से पहचान पाती है। उसके बाद देखे होंगे ऊपर का जो होता है पूछता है कि किस भाग से कौन सा स्वाद आता है, तो ऊपर वाला जो भाग होता है इससे कड़वा स्वाद आता है। ऊपर वाले भाग से कड़वा, जैसे देखे होंगे ये वाला पीछे का जो हो गया आपका पीछे वाला, देखिए ये वाला भाग से कैसा स्वाद आता है? ये जीवा है, इससे कैसा स्वाद आता है? कड़वा आता है। इसके बगल वाले से कैसा आता है? इसके बगल वाले से खट्टा आता है। कैसा? खट्टा। इससे नीचे वाले से कैसा आता है? इधर से खट्टा, फिर नमकीन। कैसा? नमकीन। और लास्ट एकदम सबसे फ्रंट वाला जो होता है आगे वाला, जैसे ये वाला हो गया आपका, ये वाला, इससे कैसा स्वाद आता है? तो इससे जो होता है आपका मीठा स्वाद आता है। और सेम यही होता है। अब बीच वाला जो होता है मिक्सिंग का करता है। यहाँ पे सभी प्रकार के स्वाद आते हैं। ठीक, अब यहीं पे देख लीजिएगा इसका कार्य क्या होता है। जीवा का कार्य क्या होता है? बोलने में सहायता करती है, बोलने में सहायता करती है, स्वाद लेने का कार्य करती है, फिर ये ब्रश का भी कार्य करती है। देखे होंगे जो बड़े बड़े बुजुर्ग होते थे पहले, तो जो दांतों में अगर करते थे तो ऐसे करके पूरा एक बार ऐसे जीवा को क्या करते थे, पूरा दांत पे रगड़ देते थे। इससे क्या होता है पूरा जो दांत के ऊपर जो छोटे छोटे जो लगे होते थे इस तरीके से अन्न वगैरह सब साफ हो जाता था। तो ये क्या करता है? बोलने में सहायता करती है, स्वाद लेने में सहायता करती है, भोजन को निगलने में सहायता करती है और ब्रश का भी कार्य करती है। तो दांत जीवा भी आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर और सबसे पीछे वाला भाग से कड़वा स्वाद आता है, पीछे वाले से खट्टा, इधर से नमकीन, और सबसे आगे वाले से मीठा स्वाद आता है। फिर हम लोग देखते हैं यहीं पे लार के बारे में। लार ग्रंथि देख लेते हैं। लार ग्रंथियां, तो हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। ठीक, ये देखिएगा ये जो नीचे का जबड़ा होता है इसे मैडिबुलर कहते हैं। मैडिबुलर, ऊपर वाला जो जबड़ा होता है ये वाला ऊपर वाला, इसे मैक्जिला कहते हैं। ऊपर वाले को मैक्जिला, नीचे वाले को मैडिबुलर। ठीक, अब देखिएगा ये जो मैडिबुलर होता है, मैडिबुलर ये वाला क्या होता है? हिलता है, इसे हिलाने पे हिलता है, जबकि ये स्थायी होता है। ये ऊपर वाला नहीं हिलता है, नीचे वाला हिलता है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले एक इसके नीचे आपका लार ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहा जाता है सब मैडिबुलर। सब मैडिबुलर, सब मैडिबुलर ग्रंथि। सब मैडिबुलर ग्रंथि दो जोड़ी होती है, जोड़े में होती है। ऊपर वाला क्या होता है? सब मैक्जिला ग्रंथि। सब मैक्जिला ग्रंथि। उसके बाद एक होता है आपका कान के पास होती है, कान के पास एक ग्रंथि होती है जिसे कर्णपुर ग्रंथि कहते हैं। यही क्या करता है, इस पे या तो चोट लग जाए या तो सूजन हो जाए तो इसी से आपका एक बीमारी होती है जिसे कहा जाता है गलसुआ। गलसुआ कहते हैं ना, गाल सूज जाता है, गलसुआ रोग हो गया है। कई लोग गांव में कह देंगे गलसुआ माता निकली हुई है, गलसुआ माता निकली हुई है। तो ये गलसुआ कोई माता नहीं होती है। ये क्या होता है, या तो कान के पास कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो कान सूज जाता है, या कोई कस के मार दे कान के पास, अच्छे से एक चटाका ले ले, तो इससे भी आपका क्या होता है, कर्णपुर ग्रंथि सूज जाती है और इससे गलसुआ रोग हो जाता है। ठीक,
इसे इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, पहले इसमें क्या किया जाता है, इसे छेद दिया जाता है इस तरीके से हल्का सा करके, ताकि इसमें से जो एयर वगैरह होती है वो निकल जाते हैं धीरे धीरे, फिर ये सही होता है। हालांकि इसका सबसे अच्छा उपाय है कि इससे क्या करना चाहिए, डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। ठीक, तो देख लीजिए हम लोग 3 जोड़ी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब लोग देखते हैं जो लार हमारा निकलता है प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर निकलता है, 1 से 1.5 लीटर निकलता है। ये हल्का अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 6.8 होता है पीएच मान। ये कैसा होता है, हल्का अम्लीय होता है। इसमें एक होता है, इसमें टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, और इसी में आपका लाइसोजाइम पाया जाता है। आप पूछेंगे सर ये दोनों क्या होता है, तो ये जो टैलिन ग्रंथि होती है ये हमारे जो भोजन खाते हैं तो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह होते हैं सबका भोजन में पाचन का कार्य करता है, भोजन को पचाने का कार्य कौन सी करता है, टैलिन एंजाइम करता है। और जो लाइसोजाइम होते हैं, लाइसोजाइम जो होते हैं ये क्या करते हैं, भोजन के अंदर जितने कीटाणु वगैरह आते हैं, बैक्टीरिया आती हैं, उसको नष्ट करने का कार्य करते हैं। और बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं, इतने अघोरी इंसान पड़े हुए हैं कि भगवान ने बनाया हमारा मुख खाने के लिए, इसमें ऐसे ऐसे चीजों को खा जाते हैं जिससे मुख बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, फेफड़े में, मुख में भी कैंसर हो जाता है। इससे क्या होता है, लोग गुटखा पुकार खाते हैं, तो इसका ये कई कार्य है। जिसको देखेगा पहले ही मारेगा दौड़ा के, बैक्टीरिया देख लिया मारेगा। अब बताइए जो आपसे छोटा है उसे मार सकते हैं, अब बाप को तो कोई मार नहीं सकता है। तो ये क्या है, जो आप गुटखा वगैरह खाते हैं वो बाप है, उसको मारने के चक्कर में खुद ही मर जाता है। और जब ये मर गया तो कोई भी बैक्टीरिया आएगा तो डायरेक्ट इसे कोई मारने वाला है नहीं, कोई तो पहरेदार है नहीं, तो डायरेक्ट सब अंदर जाएगा। और अंदर जाएगा जब तो क्या होगा, आप वही खाकर बीमार पड़ेंगे, और ज्यादा गुटखा पान वगैरह खाएंगे तो फिर क्या होगा, ये धीरे धीरे आपका क्या होता है, यहाँ से बंद होने लगता है, ये भी आपका धीरे धीरे बंद होने लगता है। और जब बंद होगा तो मुंह सूजने लगता है, छोटा होते 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 लास्ट में क्या होता है, मुख में कैंसर हो जाता है। तो हालांकि आशा करते हैं कि ये सब चीज़ों से आप लोग दूर रहेंगे, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है और पढ़ के किस तरीके से जॉब लेना है। ठीक, तो ये आपको लाल ग्रंथियां भी समझ में आ गया होगा। मुख में क्या क्या हम लोग पढ़ लिए, मुख में हम लोग दांत पढ़ लिए, जीवा पढ़ लिए, उसके बाद लाल ग्रंथियां पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं अमाशय के बारे में, देखते हैं हम लोग फूड पाइप के बारे में, ग्रास नली के बारे में। तो मुख से सीधे क्या होती है, एक नली आई होती है जिसे ग्रास नली कहते हैं। यहीं पे आपका, यहीं पे क्या होती है, श्वास नली, कान का जो होता है, कान, नाक और गला तीनों का मेन जंक्शन होता है ऊपर, जिसे कहते हैं हम लोग ग्रॉसनी, फेरिंग्स कहते हैं, ग्रॉसनी, जिसे हम लोग फेरिंग्स कहते हैं। ये तीनों का मेन जंक्शन होता है, पूछ देता है तीनों का मेन जंक्शन। इसीलिए देखे होंगे नाक, कान और गला तीनों का एक ही डॉक्टर होता है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, फेरिंग्स कहते हैं, ग्रॉसनी कहते हैं। यहाँ से तीनों का मेन, उसके बाद नीचे आते हैं हम लोग ग्रास नली फूड पाइप में। तो इसलिए जो ग्रास नली होती है, ग्रास नली, इसकी जो लंबाई होती है, कई बार लंबाई पूछ देता है, तो लंबाई इसकी 25 सेंटीमीटर होती है। और ये क्या होता है, 25 सेंटीमीटर की होती है, और ये डायाफ्राम को पार करते हुए आपकी अमाशय में जाता है। अब कहेंगे सर डायाफ्राम क्या होता है, एक नया वर्ड आ गया डायाफ्राम। तो डायाफ्राम, इसको हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र में। डायाफ्राम जो होता है हमारे फेफड़े को ऊपर रखता है, उसे कहा जाता है डायाफ्राम। जब भी सांस लेते हैं तो सांस तो ले लेते हैं हम लोग, लेकिन जब उसे फेंकना होता है तो उसके लिए क्या करता है, डायाफ्राम हमारा अप करता है, ऊपर करता है। ठीक, तो ये डायाफ्राम को पार करते हुए सीधे अमाशय तक गया होता है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। इसमें कोई पाचन तो होता नहीं, तो इसे कुछ देखने का कोई फायदा है नहीं। हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग अमाशय के बारे में। स्टमक, स्टमक जो होता है जी आकार की होती है। देखिए ये जी आकार का दिखाई दे रहा है, इसका आकार कैसा होता है,
जी आकार का होता है। ठीक, इसकी भी जो लंबाई होती है, सब में लंबाई ध्यान दीजिएगा, हर एक आर्गन का आपसे लंबाई पूछ देता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होती है, जी आकार की होती है। उसके बाद इसमें जो होता है आपका दो एंजाइम दो पाए जाते हैं, एक जो एक रस पाया जाता है, इसमें आपका एक रस पाया जाता है जिसे कहते हैं जठर रस। जठर रस किससे बनते हैं? लाइपेज और इसमें पेप्सिन मिला होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज और पेप्सिन मिलकर जठर रस का निर्माण करते हैं। पेप्सिन अभी आपको पता है, पेप्सिन का कार्य क्या होता है? ये प्रोटीन को पचाने में प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, अब देखिएगा जठर रस, और इसके बाद यहाँ से निकलता है, इसके दीवारों से निकलता है HCl। इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सबसे खतरनाक होता है, जिसे कहते हैं तेजाब। अब कहेंगे सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में बनता है, तो हाँ आपके शरीर में बनता है, HCl बनता है अमाशय में। तो कहेंगे सर जब तेजाब की तरह होता ही है तो ये बहुत हल्का होता है, फिर भी कितना भी हल्का हो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा ही, ये शरीर को नुकसान पहुंचाएगा ही। तो जो हमारा अमाशय की जो दीवारें होती है, ये जो अमाशय की दीवारें होती है, ये म्यूसिन परत की बनी होती है, म्यूसिन परत की बनी होती है। इससे क्या होता है, हमारे मेन जो अमाशय है, अमाशय पे कोई फर्क नहीं पड़ पाता है। इसीलिए क्या होता है, अब इसमें जब भी भोजन लोग करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है, ये HCl मिल के भोजन को अम्लीय बना देता है। और जब हम लोग भोजन नहीं किए रहते हैं तो हमेशा इसके दीवारों से क्या निकलता रहता है? HCl निकलता रहता है। और यही जब ज्यादा मात्रा में निकल जाता है तो हमारे पेट पे जब पड़ता है तो देखे होंगे जलन होता है, तो लोग कहते हैं बड़ी पेटवा में दर्द हो रहा है, कुछ खाए नहीं है। तो दर्द क्या होता है, वो जो आपका HCl होता है ना, वही दर्द करने लगता है, वही जलन देने लगता है। तो पानी पी, कोई कह देता है कि नहीं पानी पी लो, पानी पी लो। पानी पी लेने से क्या हो जाता है, वो मतलब धुल जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, फिर दोबारा धीरे धीरे इसको बनने में टाइम लगेगा। तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अमाशय से आपका क्या निकलता है? जठर रस और HCl निकलता है। जठर रस किससे बना है? गैस्ट्रिक लाइपेज और पेप्सिन से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद अमाशय जो होता है ये छोटी आंत से मिला होता है, और बीच में यहाँ पे आपका यकृत लीवर होता है। तो अब आशा करते हैं कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। एक और पार्ट आएगा जिसमें हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।